Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज मैं आपको जो पोएम्स पढ़ाने वाला हूँ वो है लंदन 1802, शी ड्वेल्ट अमंग हर अनट्रोडन वेज, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील एंड माई हार्ट लीप्स अप। ये पोएम्स आज वर्ड्सवर्थ की मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि आपको मैं हमेशा रिवीजन कराता हूँ, तो आज भी आपको रिवीजन कराया जाएगा। जो पोएम है वर्ड्सवर्थ की उनका रिवीजन आपको कराया जाएगा जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो स्टार्ट हम करेंगे वेरी फर्स्ट पोएम से, द वर्ड इज़ टू मच विद अस। ये पोएम मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। जो वर्ड इज़ टू मच विद अस पोएम है, इसमें किस बारे में पोइट यहाँ पर डिस्क्राइब करता है, तो दोस्तों इसमें बात की गई है मेटलिस्टिक लाइफ की, यानी कि भौतिकवादी ज़िंदगी की। वो भौतिकवादी ज़िंदगी जो कि लंदन के लोग व्यतीत करते हैं। दे आर ऑलवेज बिजी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग। वो हमेशा व्यस्त रहते हैं किसमें? गेटिंग एंड स्पेंडिंग में, यानी कि चीज़ों को प्राप्त करना और खर्च करना, इसमें वो अपना जीवन जो है यूं ही निकाल देते हैं। तो ये जो पोएम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस, ये उन्हीं लोगों को दर्शाती है, यानी कि उन लोगों की लाइफ की जो भौतिकवादी ज़िंदगी में केवल नाम पैसा इनके पीछे भागते रहते हैं और प्रकृति जो कि हमारी है उसको वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो पोएम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस, ये एक सोनेट है जो कि वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है, और इसमें जो मेटलिस्टिक लाइफ ऑफ पीपल है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। और ये जो पब्लिश हुई थी ये 1807 में पब्लिश हुई थी। इसमें पोइट क्या कहते हैं? इसमें पोइट कहते हैं कि हम सांसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और हम अपना समय केवल प्राप्त करने में और खर्च करने में व्यतीत करते हैं। हम प्रकृति के लिए, हमारे पास प्रकृति के लिए कोई समय ही नहीं है। प्रकृति जो हमारे लिए एक वरदान है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रकृति में बहुत सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं, जैसे कि एक दृश्य का वर्णन यहाँ पर जो पोइट है वो ये करते हैं कि जो चंद्रमा रूपी पुरुष है वो समुद्र रूपी स्त्री से जब मिलता है तो उनका मिलन बहुत ही सुंदर देखने लायक होता है। जब समुद्र रूपी महिला या प्रेमिका आप कह दें कि अपने आप को समर्पित कर देती है, किसके प्रति? अपने प्रेमी चंद्रमा को समर्पित कर देती है, वो दृश्य बहुत ही मनोरम होता है। इसके साथ जब हवा फूलों को हिलाती है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पास इस चीज़ के लिए और हर चीज़ के लिए समय ही नहीं है। वो हर चीज़ जो प्रकृति से जुड़ी हुई है उसके लिए हमारे पास समय ही नहीं है। लेकिन पोइट कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो पैगन बन जाऊंगा, यानी कि प्रकृति का पुजारी बन जाऊंगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाता है कि पैगन का मतलब क्या होता है, और दूसरा ये पूछ ले जाता है कि ये पैगन किसने वर्ड्सवर्थ को कहा, तो खुद वर्ड्सवर्थ ने कहा। किस पोएम में कहा? द वर्ड इज़ टू मच विद अस में। तो इतना क्लियर हुआ, मैं तो पैगन बन जाऊंगा। और मुझे वो दृश्य नज़र आ रहा है। यहाँ पर वो दो समुद्र देवताओं को देखता है। पहले प्रोटियस को देखता है जो कि समुद्र से ऊपर उठ रहे हैं, और फिर ट्रिटोन नामक जो कि एक समुद्र के देवता माने जाते हैं वो अपने शंखनाद कर रहे हैं, उनको वो देखता है। कहता है उनके शंख की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही है। इसके बाद नेक्स्ट पोएम मैंने आपको पढ़ाई थी VR7। ये जो पोएम है VR7 ये 1798 में पब्लिश हुई। सबसे पहले ये लिरिकल बैलेड में अपीयर इनकी हुई, जो कि किसका वर्क है? वर्ड्सवर्थ यूनिवर्सिटी कॉलेज का कोलैबोरेट वर्क है। एक छोटा सा बच्चा जीवन के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको जीवन और मृत्यु में अंतर नहीं नज़र आता, और स्पेशली वो जो डेड ऑब्जेक्ट्स हैं, डेड चीज़ें हैं या फिर डेड पर्सन्स हैं, उनमें भी लाइफ तलाश करता है। ऐसी ही यहाँ पर एक कहानी है छोटी सी बच्ची की जिसकी उम्र 8 साल की है। उससे कवि की मुलाकात होती है, और वो जो लड़की थी वो बहुत सुंदर थी। उसके बाल बहुत घुंघराले और अच्छे बाल थे, और उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी जो कि हवा में गूंजती थी, मतलब पूरे खुले वातावरण में गूंजने वाली उसकी आवाज़ थी, और वो नंगे पैर थी। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर थीं, और उसकी सुंदरता को देखकर जो कवि था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया उस बच्ची को देखकर। मतलब छोटी सी बच्ची थी, उसने उसको बहुत आकर्षित किया। तो कवि पर रहा नहीं गया, और उस बच्ची से कवि ने क्वेश्चन किया, पोइट ने, वर्ड्सवर्थ ने, कि हे छोटी सी बच्ची, तुम कितने भाई बहन हो? तो उस बच्ची ने जवाब दिया कि हम 7 हैं। और तो फिर पोइट ने पूछा, अगर तुम 7 हो तो बाकी कहाँ हैं, मुझे बताओ ना। तो वो बताती है कि हम में से 2 तो कॉन्वे में गए हुए हैं, और
कॉनवे में रहते हैं, 2 समुद्र के पास गए हुए हैं और 2 जो हैं वो कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। मेरा इनमें से एक मेरी बहन है और एक मेरा भाई है और मैं उन्हीं के पास चर्चयार्ड कॉटेज में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। तो पोइट जो है वो फिर ये कहता है, तुम ये कहती हो कि 2 तो कॉनवे में गए हुए हैं और 2 समुद्र के पास गए हुए हैं, तो फिर तुम 7 कैसे हुए? ये कैसे पॉसिबल है छोटी सी बच्ची, इस बात के बारे में मुझे बताओ। तो वो लड़की उत्तर देती है कि हम 7 भाई बहन ही हैं, 2 हम में से आराम कर रहे हैं, कहाँ? चर्चयार्ड में। कहाँ पर? पेड़ के नीचे वो आराम कर रहे हैं। तो जो पोइट है वो ये कहता है कि तुम दौड़ती हो, तुम चल सकती हो, तुम जीवित हो, लेकिन वो तो चर्चयार्ड में है, तो फिर तुम तो 5 हुए ना, वो जीवित नहीं है जिन 2 की तुम बात कर रही हो। तो वो कहती है उनकी कब्र जो है वो हरी भरी है, उनको देखा जा सकता है और हमारे घर से केवल 12 कदम की दूरी पर वो एक दूसरे के पास लेटे हुए आराम कर रहे हैं। और इसके साथ वो ये कहती है कि मेरे जो कपड़े होते हैं मैं अक्सर वहाँ पर उनको बुनती हूँ, जैसे बच्चे खेलते रहते हैं, और ऐसे ही वो कहती है कि मैं वहाँ पर बैठती हूँ, उनके लिए गाना भी गाती हूँ और इसके साथ साथ मैं वहाँ पर उनके साथ भोजन भी शेयर करती हूँ, वहाँ पर बैठकर खाना भी खाती हूँ। और वो बताती है जो पहली जिसकी मृत्यु हुई वो थी सिस्टर जेन। वो बहुत ज़्यादा कराह रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, दर्द से पीड़ित थी, तो भगवान ने उसको दर्द से मुक्त कर दिया और वो चली गई और यही कारण है वो चर्चयार्ड में लेटी हुई है। और जब घास सूखी थी, ड्राई थी, तो हम दोनों एक साथ खेला करते थे। कौन? मेरा भाई जॉन और मैं। और फिर जो ग्राउंड था वो वाइट हो गया, स्नो कवर्ड हो गया और मैं तो रन और स्लाइड कर सकती थी, लेकिन जॉन को भगवान ने फोर्स किया कि वो अपनी बहन के पास, जेन के पास जाए, तो उसकी जेन के पास जाकर वो लेट गया। तो फिर पोइट ने पूछा तो अब तुम कितने हुए? जब 2 स्वर्ग चले गए, 2 जो है भगवान को प्राप्त हो गए, तो तुम कितने हुए? तो उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि हम 7 हैं। तो फिर पोइट कहता है कि जब वो डेड हो चुके हैं तो फिर तुम 7 कैसे हो? उनकी स्पिरिट तो हेवन में है। तो उस लड़की ने फिर भी यही बात कही कि नहीं, हम 7 हैं। तो दोस्तों ये पोएम है वी आर 7 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाई लूसी ग्रे। लूसी ग्रे जो ये पोएम है ये गॉसलर जर्मनी में 1799 में ये लिखी और फर्स्ट पब्लिश हुई 2nd वॉल्यूम ऑफ 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड में। लूसी ग्रे जो कि एक कल्पना की बच्ची है, यानी कि पोइट का क्रिएशन ऑफ इमेजिनेशन है लूसी ग्रे। और तो यहाँ पर जो पोइट है वो ये कहता है, ऑफ्ट आई हैड हर्ड ऑफ लूसी ग्रे। मैंने लूसी ग्रे के बारे में सुना था और जब मैं जंगल से होकर गुजरा तो मुझे उस शांत स्वभाव की बच्ची से मिलने का मौका मिला। लूसी का ना तो कोई साथी था ना कोई सहपाठी था, वो एक वीरान स्थान पे रहती थी और ऐसी प्यारी बच्ची की तुलना मानव के दरवाजे से नहीं की जा सकती। तुम्हें हिरन का बच्चा खेलते हुए मिल जाएगा, खरगोश का बच्चा, आपको खरगोश जो है वो घास में खेलते हुए मिल जाएगा, लेकिन जो लूसी ग्रे का प्यारा सा चेहरा है वो अब कभी नहीं दिखाई देगा। अब लूसी के फादर लूसी से कहते हैं कि बेटा आज की रात तूफानी रात होगी, तुम्हें अपनी माँ को शहर लेने के लिए जाना है, तो एक काम करो, लालटेन अपने साथ लेकर जाओ ताकि बर्फीले रास्तों में तुम अपनी माँ को राह दिखा सको। तो लूसी इस पर अपने फादर से कहती है कि पिताजी ये मैं खुशी खुशी कर लूँगी, अभी तो मुश्किल से दोपहर हुई है और गिरजाघर की घड़ी में भी मात्र 2 बजे हैं और चंद्रमा निकलने में भी काफ़ी देरी है। इस पर जो लूसी के फादर थे उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी को उठा लिया और लकड़ी के गट्ठर को काटना चालू कर दिया। उन्होंने अपना कार्य चालू रखा और लूसी लालटेन लेकर निकल पड़ी और वहां पर उस बर्फीले रास्ते में लूसी क्या कर रही थी? बर्फ को ठोकर मारती हुई चल रही थी और जब वो बर्फ को ठोकर मारती तो बर्फ ऊपर की तरफ, पाउडर की तरफ बिखरती हुई प्रतीत होती, बहुत सुंदर लगती। लेकिन तभी तूफान आ गया। तूफान अपने समय से पहले ही आ गया। लूसी ऊपर नीचे भटकने लगी और बहुत सी पहाड़ियों पर लूसी चढ़ी, लेकिन कभी वो टाउन नहीं पहुंच सकी। जो व्याकुल माता पिता थे उन्होंने लूसी को बहुत तलाशा, चिल्लाते रहे, चिल्लाते चिल्लाते बहुत दूर चले गए। लूसी लूसी करके वो बहुत दूर चले गए, ना तो कोई आवाज़ ना ही कोई दृश्य उनको नजर आया जो उनको गाइड कर सके।
फिर उन्होंने मोर की तरफ देखा, एक लकड़ी का पुल उनको दिखाई दिया जो कि उनके घर से कुछ फलांग की दूरी पर था। वो रोते रहे और घर की तरफ चले और ये कहा कि अब हम सभी आकाश में मिलेंगे। तभी अचानक से बर्फ में लूसी की माँ ने लूसी के पद चिन्ह देखे, छोटे छोटे पैरों के निशान देखे जो कि कटीली झाड़ियों से होकर गुजरे थे, जो ऊंची नीची पहाड़ियों से होकर गुजरे थे, कटीली झाड़ियों से होकर गुजरे थे और एक लंबी दीवार से होकर गुजरे थे। और इसके बाद एक खुले मैदान से होकर वो गुजरे और मार्क्स जो उसके पद चिन्ह थे वो अभी भी वैसे ही थे। वो उनका पीछा करते चले गए और एक पुल के आगे, एक पुल पर आ गए, ठीक है ना। और पुल के आगे वो नहीं थे, यानी कि मिडल ऑफ द प्लैंक, एक पुल के बीच तक वो तो पैरों के निशान तो थे, पुल के बीच तक थे, लेकिन उसके बाद वो निशान नहीं थे। तो क्या हुआ होगा? लूसी गिर गई होगी और मर गई होगी। लेकिन इस दिन के बारे में कहावतें हैं कि वो आज भी जीवित बच्ची है। तुम्हें लूसी ग्रे का प्यारा चेहरा देख सकते हो तुम, और कहाँ देख सकते हो? लनसम वाइल्ड में, यानी कि सुनसान प्रदेश में, किसी वीरान प्रदेश में लूसी ग्रे दिखाई पड़ सकती है। वो अकेले घूमती रहती है और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती। एक एकांकी गीत गाती है जो कि हवा में गूंजता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद 3 Years She Grew In मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसका दूसरा टाइटल है एजुकेशन ऑफ नेचर। ये जो पोएम है ये भी लूसी की ही पोएम है, 3 Years She Grew In Sun and Shower। ये 1798 में पब्लिश हुई वर्ड्सवर्थ के द्वारा। लिरिकल बैलेड में इसको पब्लिश कराया गया और ये को रिटन वर्क है किसका? सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का एक को वर्क माना जाता है, 3 Years She Grew In Sun and Shower। तो यहाँ पर नेचर को पर्सोनिफाइड किया गया है और प्रकृति ही यहाँ पर स्पीकर है। नेचर इज द स्पीकर, ये पूछ ले जाता है एग्जाम में कि यहाँ पर स्पीकर कौन है, तो नेचर स्पीकर है। और यहाँ पर नेचर क्या कहेगी, ये देखिए। 3 साल वो धूप और बरसात में पली बड़ी हुई, तो नेचर ने कहा इतना सुंदर फूल पृथ्वी पर कभी नहीं देखा गया। इस बच्ची को तो मैं गोद ले लूँगी और अपने जैसी एक स्त्री बना दूँगी। ये मेरी प्यारी होगी, इनको कानून और सभी ज्ञान मैं प्रदान करूँगी लूसी को। और ये लड़की चट्टानों में, समतल में, पृथ्वी पर, आकाश में, खुले मैदान में, ये सब जगह, घने जंगलों में, सब जगह ये दिखाई देगी। लूसी को सब जगह देखा जा सकेगा और ये अपने ऊपर एक अद्भुत शक्ति महसूस करेगी, एक ऐसी शक्ति जिसको समाप्त ना किया जा सके, जो कभी खत्म ना हो सके। ऐसी शक्ति लूसी अपने ऊपर महसूस करेगी। यह हिरन के बच्चे की तरह फुर्तीली होगी लूसी और खुशी खुशी ये घास के मैदान को पार कर जाएगी। और कभी पर्वतों पर होगी, झरनों पर होगी, तो वहाँ पर जो शांत रहने वाली चीज़ें हैं उनसे सांत्वना प्रदान होगी लूसी को। जो फ्लोटिंग क्लाउड्स हैं वो लूसी को आगे बढ़ना सिखाएंगे। विलो नामक वृक्ष जो है वो लूसी को झुकना सिखाएगा। और यहाँ तक कि लूसी अब तूफान की गतिविधियों को जानने में भी असमर्थ नहीं रहेगी। और लूसी को प्रकृति युवा अवस्था के भी विचार प्रदान करेगी, जिससे धीरे धीरे लूसी जो है वो डेवलप हो सके और एक यंग गर्ल में वो परिवर्तित हो सके। रात्रि के तारे लूसी के बहुत प्यारे होंगे। बहुत से रहस्यमय स्थानों पर लूसी अपने कान लगाएगी और सुनेगी उस कलकल की आवाज़ को। वो कलकल की आवाज़ जो नदी नालों से आती हुई आवाज़ है, उसको वो वहाँ पर सुनना चाहेगी। ऐसी प्रसन्नता वाले जो फीलिंग्स हैं वो लूसी को कौन प्रदान करेगा? वो लूसी को प्रदान करेगी प्रकृति, जिससे उसके कद का विकास हो सके, कद के साथ साथ उसका सीना भी विकसित हो सके। ऐसे विचार जो युवा अवस्था के विचार हैं वो लूसी को प्रकृति देगी, तब जब वो दोनों एक साथ होंगे इस सुंदर और खुशहाल घाटी में। तो नेचर कहती है, नेचर ने कहा कि मेरा काम पूरा हुआ, लेकिन ये बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि लूसी की जो दौड़ थी, लूसी की जो रेस थी, वो समाप्त हो गई, उसकी मृत्यु हो गई और वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। कहाँ पर? इस एकांत खुले स्थान में। और वो जो यादें हैं अब वो मेरे साथ कभी नहीं रहेंगी। इसके बाद मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी वर्ड्स की डैफोडिल्स। डैफोडिल्स यानी कि नरगिस के फूल।
ये जो पोएम है दोस्तों, ये पब्लिश हुई थी 1807 में, 1807 में पब्लिश हुई थी। और फिर रिवाइज्ड एडिशन 1815 में इसका आया। और एक पोल हुआ था, ये मैंने आपको बताया था, एक पोल किया गया था 1995 में बीबीसी के द्वारा, जिसमें बेस्ट पोएम्स को चूज़ करना था। और उनमें से उन बेस्ट पोएम्स की कैटेगरी में डैफोडिल्स को 5वां स्थान मिला था। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। डैफोडिल्स को पोएट ने देखा, और कब, जब वो बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा था, अक्सर घूमता रहता था वो, तो वो ये कहता है कि जब मैं एक आवारा बादल की तरह घूम रहा था, और जैसे बादल जो है जो वैलीज होती हैं, हिल्स होते हैं, उनके ऊपर से घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, उसी तरह से वो घूम रहा था। तो अचानक से वो कहता है कि मैंने एक कलेक्शन देखा, एक भीड़ देखी, और ये भीड़ किसी इंसान की भीड़ नहीं थी, ये एक झुंड था। किसका था? सुनहरे नरगिस के फूलों का, जो कि झील के पास थे और पेड़ों के नीचे थे। वो फड़फड़ा रहे थे, नृत्य कर रहे थे, खुशी से फ्लटरिंग एंड डांस कर रहे थे वो, और इस तरह से चमक रहे थे जैसे आकाश गंगा में असंख्य तारे चमकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं, उसी तरह से डैफोडिल्स दिखाई पड़ रहे थे। और वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि मानो कभी वो ख़त्म ही नहीं होंगे, वो इस तरह से फैले हुए थे। और पोइट ये कहता है कि मैंने 10,000 एक नज़र में देखे। क्या चीज़ देखी? 10,000 एट ए ग्लैंस, यानी कि डैफोडिल्स, गोल्डन डैफोडिल्स देखे, जो कि अपने जो हेड थे उनको स्प्राइटली डांस करते हुए वो हिला रहे थे। जो वेव्स थी वो भी उनके साथ नृत्य कर रही थी। और ऐसे माहौल में जो हर प्रकृति का हर तत्व था वो खुशी से भरा हुआ था। तो ऐसे माहौल में पोइट कैसे दुखी हो सकता था? तो पोइट कहता है कि मैं देखता गया और देखता गया, और मैंने सोचा कि कितना अच्छा मेरा भाग्य है कि मैं इस स्थान पर आया। कुछ अच्छे ही काम मैंने किए होंगे जो भगवान ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और वो ये कहता है, जब मैं अक्सर अपने बिस्तर पर लेटा रहता हूँ खाली समय में, विचार की मुद्रा में, तो वो जो दृश्य है वो मेरी आंखों के सामने आता है, फ्लैश करता है, आंखों के सामने आता है, जो कि एक तरह से एक आशीर्वाद है, शांति का वरदान है। और उस समय मेरा जो हृदय है वो खुशी से भर जाता है, और मैं भी अपने आप को डैफोडिल्स के साथ डांस करता हुआ पाता हूँ। तो ये पोएम थी डैफोडिल्स। तो दोस्तों, ये पोएम्स मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज जो मैं आपको पोएम पढ़ाने वाला हूँ वो है वर्ड्सवर्थ की पोएम। सबसे पहली पोएम है द रेनबो, जिसका दूसरा टाइटल है माई हार्ट लीप्स अप। माई हार्ट लीप्स अप। तो दोस्तों, ये जो पोएम है माई हार्ट लीप्स अप, इसको रेनबो के नाम से भी जाना जाता है, और ये पोएम भी इनके वर्ड्सवर्थ के सेकंड वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। और इसमें वो क्या कहते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या था। इसमें ये बताते हैं कि उन्होंने रेनबो को देखा था, और रेनबो को कब देखा था? जब वो एक बच्चे थे, एक छोटे से थे, तब उन्होंने रेनबो को देखा। और फिर उसके बाद जब वो युवा हो गए तो भी उन्होंने रेनबो को देखा। और इसके अलावा जब वृद्धावस्था आई तब भी रेनबो को वो देखने की बात करते हैं। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? अंतर क्या है? अंतर क्या है? क्या रेनबो को देखने का तरीका बदल गया, या रेनबो बदल गया? क्या हुआ इसमें, वही इस पोएम में आपको दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर ये जो माई हार्ट लीप्स अप है, माई हार्ट लीप्स अप का मतलब आप समझ रहे हैं कि मेरा दिल एक तरह से गोते खाने लगता है, मतलब खुशी में झूम उठता है मेरा जो हृदय है। कब? रेनबो को देखने पर, क्योंकि बचपन में रेनबो देखा, खुशी मिली, युवावस्था में रेनबो देखा, खुशी मिली। और वो ये कहता है कि अगर जो ओल्ड एज में मुझे उससे खुशी नहीं मिलती तो बेटर है कि मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मर जाऊं, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बचपन की कुछ यादें जो होती हैं ना, वो अनोखी यादें होती हैं, वो स्पेशल यादें होती हैं, और उन यादों को अपने साथ संजो कर रखना बहुत बड़ी बात होती है। तो अब देखिए, इस पोएम की तरफ बढ़ते हैं हम। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। मेरा जो हृदय है
वो एक तरह से खुशी से भर जाता है जब मैं आकाश में रेनबो को देखता हूँ, जब आकाश में मैं इंद्रधनुष को देखता हूँ। इंद्रधनुष आप जानते ही होंगे। तो वो ये कहता है कि जब मैं आकाश में इंद्रधनुष को देखता हूँ तो मेरा जो हृदय है वो खुशी से भर जाता है। और वो ये कहते हैं कि सो वॉज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, जब मेरे जो जीवन था वो स्टार्ट हुआ। और अब जब भी मैंने किसको देखा था, रेनबो को देखा था। और अब मैं एक मैन हूँ, यानी कि एक युवा अवस्था को प्राप्त कर चुका हूँ। उस समय भी जो रेनबो है वो मुझे खुशी प्रदान करता है, यानी कि बचपन में भी खुशी मिली रेनबो से और युवा अवस्था में भी रेनबो से खुशी मिली। सो बी इट व्हेन आई शैल ग्रो ओल्ड, और ये ऐसा ही रहेगा कब, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और लेट मी डाई, या फिर मैं मर जाऊं। तो कहने का मतलब, अगर जो मैं वृद्ध अवस्था में इस रेनबो को वो खुशी प्राप्त ना कर पाऊं जो मुझे बचपन में युवा अवस्था में मिली, तो बेटर है कि मेरी मृत्यु हो जाए। तो मुझे मृत्यु के समय तक भी वही खुशी मिलनी चाहिए इस रेनबो को देखकर, क्योंकि एक बच्चा जो होता है ना, बच्चे का नजरिया अलग होता है किसी चीज को देखने का। जब बच्चा इंद्रधनुष को देखता है, रेनबो को देखता है, तो वो आकाश में, आप भी जब छोटे होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या आपने इस चीज को फील किया। जब आप छोटे होंगे तो आपने अक्सर अपने पेरेंट्स से, बड़े भाई से या किसी से कहा होगा, जब आकाश में रेनबो आपने देखा होगा तो आपने रेनबो के लिए कहा होगा, देखो रेनबो आकाश में कितना सुंदर लग रहा है। तो ये एक एक्साइटमेंट होता है, बच्चे का एक्साइटमेंट। तो क्या आपने उस एक्साइटमेंट को फील किया? क्या आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ? तो अगर जो हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ऐसा ही जो पोएट है वो फील करता है, किसको देखकर? उस इंद्रधनुष को देखकर उसको अच्छा लगता है। और ये जो लाइन आती है दोस्तों, ये बहुत बहुत यूनिक लाइन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ये लाइन आती है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। देख लेना इस लाइन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है ना। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, जो बच्चा है वो फादर ऑफ मैन कहलाता है। किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने कहा। किस पोएम में कहा? माई हार्ट लीप्स अप या रेनबो पोएम, बात एक ही है। तो इसमें कहा द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। क्यों? क्योंकि एक जो बच्चा होता है ना, एक बच्चा हमें कभी कभी ऐसी सीख दे देता है जो कोई बड़ा नहीं दे सकता। तो चाइल्ड जो है, बच्चा भी हमारे लिए एक टीचर होता है, गुरु होता है। क्योंकि बच्चा, आप जानते हैं कि उसके अंदर कुछ भी बनावटी नहीं होता, आर्टिफिशियलिटी नहीं होती, उसके अंदर जो होता है रियल होता है। और वहाँ से हमें मिलती है रियल नॉलेज, द नॉलेज ऑफ वर्ड, द नॉलेज ऑफ नेचर, वो एग्जैक्ट नॉलेज जो मिलती है ना। और स्पेशली जो फिलोसॉफिकल नॉलेज होती है वो भी बच्चे की बहुत साउंड होती है। तो यहाँ पर एक बच्चे को क्या बताया गया है? द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन कहा गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी। और वो ये कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना जो दिन है, अपने जो दिन है, आगे का जो मेरा समय है, वो उसी तरह से जो वास्तविकता है और जो रियलिटी है बचपन की, उसको संजोए रखने के साथ मेरा ये समय गुजरे, मैं ऐसा ही चाहता हूं। कहने का मतलब, मैं अपने लाइफ में एक नेचुरल वर्ल्ड देखना चाहता हूं इन ईच डे ऑफ माई लाइफ। आई होप कि पोएम आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर जो आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स भी देना। क्या वो कहते हैं कि माई हार्ट लीप्स अप जो है, इसको रेनबो के नाम से जाना जाता है पोएम को। और इसमें रेनबो को जो पोइट है वो देखते हैं और रेनबो को देखकर उनका हृदय खुशी से भर जाता है। और वो ये कहते हैं, जब भी मैं आकाश में रेनबो को देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब मेरा जीवन प्रारंभ हुआ, जब मैं बच्चा था छोटा सा, तब भी मुझे बहुत खुशी मिली। और जब अब मैं युवा हो चुका हूँ तब भी मुझे खुशी मिली। और तब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी मैं चाहूँगा कि मुझे रेनबो को देखकर वही एहसास, वही फीलिंग मेरी बरकरार रहे, और या फिर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँ। और फिर वो कहते हैं, चाइल्ड जो है वो फादर ऑफ मैन कहा जाता है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बचपन है वो हमेशा जीवित रहे और मैं अपना जो एक लाइफ स्टाइल है वो इस बिल्कुल नेचुरल वर्ल्ड में, वो ईच डे में बिल्कुल ऐसा चलता रहे जैसे नेचुरल कोर्स ऑफ लाइफ होता है, उस तरह से वो चलता रहे और बचपन की यादों को मैं संजोए रखूं। तो ये थी पोएम माई हार्ट लीप्स अप। आई होप कि समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लूसी की पोएम पर आते हैं, जिसका टाइटल है शी ड्वेल्ट अमंग दी अनट्रोडन वेज। ये पोएम है शी ड्वेल्ट अमंग दी अनट्रोडन वेज। दोस्तों ये एक 3 स्टैंजा पोएम है
She dwelt among the untrodden ways is a 3-stanza poem of William Wordsworth. The verse was first printed in Lyrical Ballads 1800, a volume of Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge poems. तो ये भी कब पब्लिश हुई? 1800, जो उनका वॉल्यूम था वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज का, 1800 वॉल्यूम में ये पब्लिश हुई थी, जिसका टाइटल है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ये पोएम बहुत इम्पोर्टेंट है। गॉसलर जर्मनी में ही ये लिखी गई पोएम है, लूसी की पोएम है। और यहाँ पर वो क्या कहते हैं ये देखिए, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, यानी कि ड्वेल्ट का मतलब क्या होता है? ड्वेल्ट का मतलब होता है निवास करना, रहना। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, वो कहाँ रहती थी? वो अनट्रोडन वेज पर रहती थी। अब ये अनट्रोडन वेज क्या होता है, ये एग्जाम में पहले पूछा भी गया है। अगर जो आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे, अनट्रोडन वेज का मतलब होता है अ काइंड ऑफ रिमोट प्लेसेस, दोज आर लेक ट्रेवल्ड बाय द पीपल, यानी कि अनएक्सप्लोर्ड जो प्लेसेस होते हैं जिन पर लोग ना के बराबर ट्रेवल करते हैं, ना के बराबर जाते हैं, ऐसी जगहों को कहा जाता है अनट्रोडन वेज। तो वो भी एक ऐसे ही अनट्रोडन वेज पर, स्थान पर रहती थी जहाँ पर लोग ना के बराबर जाते थे। बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डॉव, और कहाँ पर? बिसाइड द स्प्रिंग्स ऑफ डॉव। स्प्रिंग्स ऑफ डॉव का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर जो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ये जो स्प्रिंग्स ऑफ डॉव कहा गया है किसके लिए कहा गया है, तो दोस्तों ये रिवर को कहा गया है। किसको कहा गया है? रिवर को। ये डॉव रिवर है, ठीक है ना। इंग्लैंड में डव जो रिवर है उसको कहा गया है। कहाँ पर रहती थी? वहाँ पर जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर डव नाम की जो रिवर थी वो बहती थी। अ मेट whom there were none to praise, भाई जब ऐसे स्थान पर कोई रहेगा जहाँ पर लोग ना जा पाते हों, तो भाई चाहे कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, मिस वर्ल्ड ही क्यों ना हो, तो उसको प्रशंसा नहीं मिलेगी, उसको जो वो डिज़र्व करता या करती है उसको वो प्रशंसा एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाली। तो वही बात वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कहते हैं, अ मेट whom there were none to praise, एक ऐसी युवा लड़की जिसको कोई भी प्रशंसा करने वाला नहीं था, एंड वेरी फ्यू टू लव, और ना के बराबर प्रेम करने वाले। क्यों? क्योंकि जब लोग ही नहीं हैं तो कौन प्रशंसा करेगा, कौन प्यार करेगा। अ वायलेट बाय अ मोजी स्टोन, हाफ हिडन फ्रॉम द आई, फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई। और इसके साथ वो कहते हैं वो किसकी तरह से थी? जैसे कि एक मॉसी स्टोन पर, जो मॉसी स्टोन होता है उस पर वायलेट फ्लावर होता है, उसकी तरह वो सुंदर लगती थी। हाफ हिडन फ्रॉम द आई, और वो आंखों से ओझल रहती थी, क्योंकि मॉसी के कारण, मॉसी स्टोन होने के कारण जो वायलेट का फ्लावर वो क्लियर नहीं दिखता, उसी तरह से वो भी हाफ हिडन लगती थी। कैसे? जो लूसी ग्रे थी। फेयर एज अ स्टार व्हेन ओनली वन इज शाइनिंग इन द स्काई, और वो किस तरह से दिखाई पड़ती थी? किस तरह से? जैसे कि किस स्टार होता है वो इतनी सुंदर दिखाई पड़ती है, लूसी ग्रे जो है वो इतनी सुंदर थी जैसे कि आकाश में एक तारा होता है, और वही एकमात्र तारा वो जो आकाश में चमकता है, शाइनिंग इन द स्काई, जो आकाश में शाम के समय सबसे पहले निकल आता है। तो दोस्तों एक पोल स्टार की यहाँ पर बात की जा रही है, शाइनिंग स्टार की बात की जा रही है, तो उसकी तरह लूसी ग्रे दिखाई पड़ती थी। शी लिव्ड अननोन एंड फ्यू कुड नो व्हेन लूसी सीज्ड टू बी, वो बिल्कुल ऐसे रहती थी। शी लिव्ड अननोन, मतलब लोगों को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, मतलब लोग उसके बारे में नहीं जानते थे। A few could know when Lucy ceased to be, और यही कारण है कि ना के बराबर लोगों को ही, कुछ ही चुनिंदा लोगों को यह पता है कि लूसी सीज टू बी, सीज मतलब मृत्यु से यहाँ पर, कि लूसी की मृत्यु कैसे हुई, लूसी मर चुकी है। बट शी इज इन हर ग्रेव, ओ दैट इज द डिफरेंस टू मी, और आज वो अपनी कब्र में है, और यही तो अंतर हो चुका है। That is the difference. It means this thing makes me serious. This thing makes me sad. This thing make me dejected. Makes me dejected. मतलब कुल मिला के मैं हताश हो जाता हूँ, निराश हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि वो लूसी आज हमारे साथ नहीं है। Is that clear? तो एक बार आगे से एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। वह ऐसे स्थान पर रहती थी जो कि अनएक्सप्लोर्ड थे,
लूसी ऐसे स्थान पर रहती थी जो जहाँ पर बहुत ही कम लोग जाते थे और वो डव नदी के पास में रहती थी। एक ऐसी नवयुवती जिसको प्रशंसा करने वाले ना के बराबर थे और प्रेम करने वाले भी कुछ ही थे। जिस तरह से एक वायलेट होता है जो कि मॉसी स्टोन पर ढक सा जाता है, उसी तरह से लूसी भी लोगों की आंखों से ओझल थी। वो इतनी सुंदर लगती थी जैसे कि जो सबसे पहले आकाश में तारा दिखाई पड़ता है उसकी तरह सुंदर लूसी दिखाई पड़ती थी, चमकती हुई। वो अननोन वे में रहती थी, लोग से अनजान थे, वो भी अनजान थी लोगों से। और कुछ ही लोगों को ये पता चल पाया कि लूसी की मृत्यु हो गई है और आज वो कब्र में है। और यही तो मेरे लिए दुख की बात है, यही तो मेरे लिए शोक की बात है और ये सब कुछ डिफरेंस हो जाता है। आई होप कि समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट पोएम पर, लंदन 1802 पर। लंदन 1802 ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, लंदन 1802, जैसे कि आप जानते हैं। और इसका दूसरा टाइटल भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लंदन 1802 का दूसरा टाइटल क्या है, तो आपका आंसर होगा टू मिल्टन। टू मिल्टन लंदन 1802 का दूसरा टाइटल है। क्या टाइटल है? टू मिल्टन। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये टू मिल्टन जो है वो किसका टाइटल है? लंदन 1802 का टाइटल है टू मिल्टन। ये जो पोएम थी ये कंपोज हुई थी 1802 में। कब कंपोज हुई थी? 1802 में कंपोज हुई थी और 1807 में ये सेकंड वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी पोएम। और यहाँ पर मिल्टन को लेकर वो अप्रिशिएट करते हैं वर्ड्सवर्थ। वो देखते हैं कि आज समाज बहुत बदल रहा है। मिल्टन, जैसे कि आप जानते हैं, वर्ड्सवर्थ के फादर के भी फेवरेट रहे जॉन मिल्टन, और वर्ड्सवर्थ के भी फेवरेट थे। और मिल्टन की कमी खलती है क्योंकि मिल्टन धर्म से जुड़े व्यक्ति थे और मिल्टन की कलम में बहुत ताकत थी। वो युद्ध के बारे में भी लिखते थे, युद्ध नीतियों के बारे में भी लिखते थे, लेकिन सब चीज़ जुड़ी हुई होती थी धर्म से। तो ऐसे ग्रेट थे मिल्टन। तो मिल्टन को यहाँ पर अप्रिशिएट करते हुए क्या कहते हैं, देखिए। मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। यानी कि मिल्टन, या जॉन मिल्टन को कहा गया है, इंग्लिश के ग्रेट पोएट रहे हैं, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन जैसे उन्होंने ग्रेट एपिक्स लिखे हैं इंग्लिश में। तो मिल्टन को वो कहते हैं, मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन, तुम्हें आज भी जीवित होना चाहिए था, आज भी जीवित होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। कौन किससे कहता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लाइन भी पूछ ली जाती हैं। मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर कहाँ से ली गई, मतलब कहाँ से ली गई लाइन्स हैं? तो आपको बताना होगा लंदन 1802 या फिर टू मिल्टन, जो भी ऑप्शन एग्जाम में दे रखा हो वो आप देख लेना। तो वहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं, वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई लाइन्स हैं। और किसके बारे में? मिल्टन के बारे में। क्या कहते हैं? मिल्टन, तुम्हें जीवित होना चाहिए था, इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। शी इज अ फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर। अब जो इंग्लैंड है वो कैसी बन चुकी है? जैसे कि एक दूषित पानी हो जाता है ना, एक रुका हुआ ठहरा सा पानी हो जाता है, उस तरह से इंग्लैंड की स्थिति हो चुकी है। इंग्लैंड बिल्कुल बदल चुका है। ऑल्टर, सॉर्ड एंड पेन। अब इनको ध्यान रख लेना, ये तीनों पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ऑल्टर का मतलब क्या है, सॉर्ड का मतलब क्या है और पेन का मतलब क्या है। अगर जो ये पूछा जाए कि ऑल्टर डिपिक्ट्स, ऑल्टर किस चीज़ को दर्शाता है, योर आंसर विल बी रिलीजन। ऑल्टर जो वर्ड यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने यूज़ किया है, ये रिलीजन के लिए यूज़ किया है, ये धर्म के लिए यूज़ किया गया है। इसके बाद सॉर्ड, तलवार। जो ये सॉर्ड शब्द यूज़ किया गया है, ये किसके लिए यूज़ किया गया है? सॉर्ड जो यहाँ पर जो शब्द यूज़ किया गया है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? जल्दी से मुझे, सॉरी मैं भूल गया कि मैं रिकॉर्डेड सेशन ले रहा हूँ तो मैं आपसे ही पूछने लगा। तो यहाँ पर जो सॉर्ड शब्द है वो सेना के लिए यूज़ किया गया है, सैन्य बल के लिए यूज़ किया गया है। और इसके साथ पेन जो कि साहित्य से जुड़ा हुआ होता है, वो साहित्य के लिए यूज़ किया गया है। तो ध्यान रखना, ऑल्टर धर्म, सॉर्ड युद्ध और पेन धर्म रिलीजन, इनके लिए ये वर्ड जो हैं ये यूज़ किए गए हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो ये कहते हैं ऑल्टर, सॉर्ड एंड पेन, फायर साइड। एक वर्ड आता है फायर साइड, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो फायर साइड है वो मतलब क्या है, फायर साइड का मतलब क्या है। तो फायर साइड जो हमारे
डोमेस्टिक वर्क होते हैं, यानी कि हमारे जो होमली वर्क्स होते हैं, घर से जुड़ा हुआ है फायर साइड। तो ये सभी चीजें वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि धर्म, युद्ध, साहित्य, घर, हीरोइक वेल्थ, सबको तुम्हारी आवश्यकता है। ठीक है ना, वो ये कहते हैं सबको तुम्हारी आवश्यकता है। हैव फॉरफिटेड देयर एंशिएंट इंग्लिश डार, क्योंकि अब ह्रास हो चुका है, घट चुका है। जो कि एंशिएंट इंग्लिश डार था ना, जो हमारा प्राचीन इंग्लिश, जो पुरानी जो अंग्रेजी थी, जो प्राचीन जो हमारा अंग्रेजी समाज था, वो अब वैसा नहीं रहा है। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, अंदर से सारी खुशी अब जा चुकी है। वो जो खुशी मिलती थी, जो धर्म हमारा हुआ करता था, जिस पर हमें गर्व था, जो हमारी सैन्य शक्ति थी, जो हमारा साहित्य था, अब वो सब वैसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? यहाँ से लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी जा सकती हैं। देखिएगा, वी आर सेल्फिश मैन, हम स्वार्थी लोग हैं। वी आर सेल्फिश मैन किसको यहाँ पर एड्रेस किया है? वर्ड्सवर्थ ने। तो आपका आंसर होगा द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोगों को कहा है सेल्फिश। किसने कहा? वर्ड्सवर्थ ने कहा। और किस पोएम में? लंदन 1802 में कहा। और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, एक पोएम लंदन विलियम ब्लेक की भी है, और ये लंदन 1802 ये वर्ड्सवर्थ की है। तो ध्यान रखना, कभी एग्जाम में गलत करिए आओ। वी आर सेल्फिश मैन, हम तो स्वार्थी हो चुके हैं। ओ रेज अप रिटर्न टू अस अगेन, उठो जागो और हमारे पास दोबारा से लौट आओ मिल्टन। एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम, पार, और हम लोगों को तौर तरीके सिखाओ, हम लोगों को गुण सिखाओ, हम लोगों को स्वतंत्रता सिखाओ कि कैसे, हाउ टू गेट फ्रीडम। हम लोगों को शक्ति दो। दाई साउल वॉज लाइक अ स्टार, तुम्हारी जो आत्मा थी वो किसकी तरह थी? एक तारे की तरह थी। एंड ड्वेल्ट अपार्ट, और वो आज कहीं दूर निवास कर रही है। दाउ हैडस्ट अ वॉइस whose sound was like the sea, तुम्हारी आवाज समुद्र की तरह आवाज थी, तेज आवाज थी। प्योर एज द नेक्ड हेवंस, मैजेस्टिक फ्री, और किसकी तरह? नेक्ड हेवंस की तरह, और मैजेस्टिकली तुम फ्री थे। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे, एंड दैट वाज द कॉज दैट यू आर हाईली कनेक्टेड विद द कॉमन पीपल। जो साधारण लोग थे उनसे तुम बहुत ज्यादा कनेक्ट थे। इसका कारण यह था कि जो सभी तरह के लोग थे वो तुम्हें पसंद करते थे, और साधारण मनुष्य के दिलों में भी तुम बैठे हुए थे। इन चीयरफुल गॉडलीनेस एंड येट दाई हार्ट द लॉयलिएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, तुम्हारे अंदर दैवीय गुण था, दैवीय गुण तुम्हारे अंदर था, लेकिन इतनी सब कुछ क्वालिटी, इतनी ग्रेट क्वालिटीज होने के बाद भी तुम द लॉयलिएस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले, जो तुम्हारे कर्तव्य होते थे उनसे पीछे नहीं हटते थे। तुम अपने कर्तव्यों का साधारण मनुष्य के लिए भी बिल्कुल पूरी तरह से अपना उनको परफॉर्म करते थे। आई होप कि ये समझ में आई होगी। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो पोएम है टू मिल्टन, जिसका दूसरा टाइटल है लंदन 1802, ये 1802 में कंपोज हुई और पब्लिश हुई वॉल्यूम 1807 में। इसमें वर्ड्सवर्थ मिल्टन के लिए कहते हैं कि मिल्टन, तुम्हें इस समय भी जीवित होना चाहिए, इंग्लैंड को तुम्हारी आवश्यकता है। वो एक रुका हुआ ठहरा सा पानी हो चुकी है। अब धर्म वैसा नहीं रहा, अब युद्ध जो स्तर है वो वैसा नहीं रहा, और इसके अलावा जो साहित्य है वो वैसा नहीं रहा, और हमारे जो घर के तौर तरीके हैं वो भी बदल चुके हैं। सब कुछ चेंज हो चुका है, और जो पुरानी विरासत थी वो ढल चुकी है। अब हम खुश नहीं हैं, वो खुशी हमारे अंदर नहीं है। हम सभी लोग स्वार्थी बन चुके हैं। तो तुम जागो, उठो और हमारे पास लौट आओ, और हमें तौर तरीके सिखाओ, हमें गुण दो, हमें स्वतंत्र दो, हमें शक्ति दो। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल एक सितारे की तरह थी जो अब अलग हो चुकी है। तुम्हारी आवाज़ समुद्र के समान थी, और तुम मैजेस्टिकली फ्री थे, नेक्ड हेवंस की तरह। और तुम साधारण लोगों के मनुष्य, जो साधारण मनुष्य होते थे उनके दिलों में भी निवास करते थे। तुम्हारे अंदर दैवीय गुण था, लेकिन कोई घमंड नहीं था, और अपने कर्तव्य का निर्वहन करना तुम अच्छी तरह से जानते थे। तो ये थी पोएम टू मिल्टन। इसके बाद हम नेक्स्ट पोएम पर चलते हैं, और ये पोएम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, ये जो पोएम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, इस पोएम में जो पोइट है
वो लूसी के बारे में ही बताते हैं, लेकिन इट इज़ द ओनली पोएम ऑफ लूसीज पोएम्स कि जिसमें उन्होंने लूसी को मेंशन नहीं किया है, बट जुड़ी हुई ये लूसी से ही है। सबसे पहले तो आप टाइटल को समझिए, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर का मतलब क्या होता है? स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप। याद रख लेना, स्लम्बर का मतलब क्या होता है? डीप स्लीप। सील का मतलब जकड़ लेना, और स्पिरिट का मतलब सॉल। एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया। एक गहरी नींद ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया, ये टाइटल है हमारा पोएम का, जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। अब इसमें देखिए, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील इज अ पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1798। ये पोएम वर्ड्सवर्थ के द्वारा 1798 में लिखी गई थी। पब्लिश्ड ये हुई 1800 एडिशन में, लिरिकल बैलेड में। ये लूसी की पोएम्स में ही इंक्लूड है। इट इज़ यूजुअली इंक्लूडेड एज वन ऑफ his Lucy's poems, although it is the only poem of the series not to mention her name। ये एकमात्र पोएम है उस सीरीज की जिसमें लूसी का नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं सुनिए, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, कि गहरी नींद ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और जब मैं उस नींद में हो गया तो मुझे कोई भी मानवीय डर नहीं रहा। जो ह्यूमन को डर होता है ना, और मानव को सबसे बड़ा डर किस चीज़ का होता है? मानव को डर होता है मृत्यु का। जरा सी कुछ बीमारी हो जाए तो एकदम डॉक्टर के भागते हैं कि कहीं बीमारी बढ़ ना जाए और कहीं हमारा पत्ता ही ना कट जाए, तो वो सबसे बड़ा डर होता है। तो वो ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ, मुझे अब कोई मानवीय डर नहीं रहा। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, क्योंकि मुझे जो मेरी प्यारी लूसी है वो ऐसी लगने लगी, ऐसी दिखी जिसको जो ये अर्थली ईयर्स है, यानी कि जो पैसेज ऑफ टाइम है, जो वर्ल्डली टाइम है, वो उसको टच नहीं कर सकते। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स। अब ना उसके अंदर कोई मोशन है, यानी कि वो मूव भी नहीं कर सकती लूसी, क्योंकि अब वो मर चुकी है, अब वो जीवित नहीं है, तो वो मूव भी नहीं कर सकती। नो फोर्स, शी नीदर हियर्स नोर सीज। ना ही उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ रही है, क्योंकि जीवन की जो एक ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो अब उसके अंदर नहीं है। शी नीदर हियर्स और नोर सीज, वो ना तो अब सुन सकती है ना देख सकती है। रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूरनल कोर्स, और वो जो इस जीवन का एक चक्र है, जीवन का चक्र क्या है? जो मतलब जीवन, मृत्यु और ये उतार चढ़ाव, इनसे अब उसको कोई मतलब नहीं है। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, और वो अब कहाँ है? वो अब इस समय भी मतलब दिखाई नहीं देती वो हमें, बट विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, वो किसके साथ है? वो रॉक्स के साथ है, वो उन पर्वतों के साथ है, वो उन पेड़ों के साथ है, यानी कि शी इज द पार्ट ऑफ नेचर इटसेल्फ। अब वो प्रकृति का हिस्सा बन चुकी है, दैट इज अनसीन टू अस, वो जो कि हमें नहीं दिखाई देता। तो जो जीवन का लाइफ और डेथ का सर्किल है, उससे बाहर निकलकर वो जीवन के ऐसे चक्र में मतलब आ चुकी है, जो कि प्रकृति का एक कोर्स है, उसमें वो अब जुड़ चुकी है, और उसको वो अब हिस्सा बन चुकी है। किस चीज़ का? प्रकृति के हर तत्व का, हर एलिमेंट का वो हिस्सा बन चुकी है। तो ये थी पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझिए, ये जो पोएम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसमें लूसी के बारे में बताया गया है, लूसी की पोएम से ही है, और वो ये कहते हैं कि डीप स्लीप, एक गहरी नींद से जो है जिसने मेरी आत्मा को जकड़ लिया, और अब मुझे अब किसी बात का डर नहीं रहा। वो डर जो मानव को डर रहता है, वो किसी बात का मुझे डर नहीं है, क्योंकि मेरी लूसी मुझे अब ऐसी फील होती है जिसको, जो ये अर्थली टाइम है, जिस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके अंदर ना तो कोई मूवमेंट है, ठीक है, और ना ही कोई उसके अंदर अब एनर्जी है, ना वो सुन सकती है ना वो देख सकती है, बस प्रकृति में वो घुल मिल गई है। किसके साथ? प्रकृति की चट्टानों के साथ, स्टोन्स के साथ, ट्रीज के साथ, यानी कि
वो पूरी तरह से मिंजल हो चुकी है किसमें, प्रकृति के हर तत्व में वो पूरी तरह से मिश्रित हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की पोएम्स जो आज मैंने आपको पढ़ाई। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ, वैसे तो मैं हैंड टू हैंड रिवाइज कराता चल रहा हूँ, लेकिन जो आज पोएम पढ़ाई हैं उनको एक बार फिर से रिवीजन ले लीजिए ताकि बहुत अच्छी तरह से माइंड में सेट हो जाए। और इसके साथ साथ वर्ड्सवर्थ की अभी स्टार्टिंग ही है, आपको लगता है कि आपके कोई साथी हैं वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को, तो आप उनको भी एडवाइस कर सकते हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे जोड़ेंगे और उनका जितना भला होगा, अच्छी बात है कि रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, क्योंकि आपके रिज़ल्ट में हमारी पहचान है। सबसे पहले रेनबो मैंने आपको पढ़ाई, रेनबो जिसका दूसरा टाइटल माय हार्ट लीप्स अप है, इसको रेनबो के नाम से जाना जाता है। और इसमें वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जब भी मैं आकाश में रेनबो को देखता हूँ, जब मैंने बचपन में देखा मुझे बहुत खुशी मिली, और फिर युवा अवस्था में देखा बहुत खुशी मिली, और इसके बाद वो ये कहते हैं जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मुझे वही खुशी मिले जो मुझे बचपन में मिली, और या फिर मैं मरना पसंद करूंगा। और वो ये कहते हैं चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, और मैं चाहता हूं कि जो अपने दिन हैं मैं उसी एक वास्तविक तरीके से जैसे कि एक बच्चा व्यतीत करता है उस तरह से मैं अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। इसके बाद नेक्स्ट पोएम आती है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ये जो पोएम है इसमें अनट्रोडन वेज का मतलब कि अ फ्यू, मतलब अ प्लेस दैट इज एक्सप्लोर्ड बाय अ फ्यू पीपल। तो ऐसे स्थान के लिए बताया गया कि वो ऐसे स्थान पर रहती थी जहाँ पर लोग ना के बराबर जाते थे। एक डव नदी के पास वो रहती थी, और एक ऐसी सुंदर वो नवयुवती थी जिसको मतलब प्रशंसा जिसको नहीं मिली, और बहुत कम लोग प्यार करते थे क्योंकि जब जानते ही नहीं थे तो प्यार कैसे करेंगे। और बिल्कुल उस तरह से छुपी रहती थी जैसे वायलेट मॉसी स्टोन में छुपा रहता है, उस तरह से वो छुपी रहती थी और इतनी सुंदर दिखाई पड़ती थी जैसे कि एक इवनिंग स्टार, शाइनिंग स्टार होता है। वो अननोन वे में रही, और लूसी की मृत्यु के बारे में भी कम ही लोगों को पता चला, अब वो कब्र में है, और यही सारा डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट पोएम हम आते हैं लंदन 1802 मिल्टन, जिसका दूसरा टाइटल टू मिल्टन है। इसमें वर्ड्सवर्थ मिल्टन की अनुपस्थिति को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और ये कहते हैं कि मिल्टन तुम्हें अभी भी जीवित होना चाहिए, इंग्लैंड को तुम्हारी आवश्यकता है, अब वो एक रुका हुआ सा पानी बन चुकी है, धर्म को, युद्ध को और साहित्य को और घरेलू कार्यों को भी तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि जो वो प्राचीन विरासत थी वो कहीं अब धंसती जा रही है, वो अब वैसी नहीं रही है, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हो चुके हैं। तो तुम उठो और हमारे पास लौट आओ, हमें तौर तरीके सिखाओ, हमें गुण दो, हमें स्वतंत्रता दो, हमें शक्ति दो। तुम्हारी आत्मा एक स्टार की तरह थी जो कि कहीं दूर निवास करती है, और तुम्हारी जो आवाज़ थी वो एक समुद्र की तरह थी। मैजिस्टिकली तुम फ्री थे और लोगों से, साधारण लोगों से तुम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, तुम्हारे अंदर दैविक गुण थे, लेकिन तुमने अपने कर्तव्य का जो निर्वहन था वो बहुत अच्छी तरह से किया। इसके बाद नेक्स्ट पोएम आती है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सी। ये जो पोएम है इसमें लूसी के बारे में ही बताता है वो, और वो ये कहता है कि गहरी नींद से मैं पूरी तरह से जकड़ गया था, और अब मुझे कोई भी जो मानवीय डर होता है वो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी जो लूसी है, मेरी फेवरेट है, अब वो ना तो फील कर सकती है, ना ही उस पर जो पैसेज ऑफ टाइम है उसका कोई असर पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर अब कोई मूवमेंट वाली पावर नहीं रही है, अब वो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रही है, कोई स्ट्रेंथ नहीं रही है, ना वो सुन सकती है ना वो देख सकती है, वो तो मिक्सअप हो चुकी है किससे, इन ईच एंड एवरी कोर्स ऑफ नेचर लाइक रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास जो कि रिकॉर्डेड सेशन में मैंने आपको प्रोवाइड की। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। शेयर नहीं, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपकी रिकॉर्डेड सेशन है और आपका पेड क्लासेस में है, तो कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच।